चलिए अब हम लोग देखते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना और इसका विकास कैसे होता है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद मतलब हमारा मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट की संरचना और इसके विकास डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इसका देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि एक पुष्प के अंदर जो नर जननांग होते हैं वो क्या होते हैं? वो पुंकेसर होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? पुमंग का एक इकाई होती है या उसका एक हिस्सा होता है। तो पुमंग, उसकी इकाई पुंकेसर। पुंकेसर को हम लोग इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं। पुंकेसर को हम लोग लघु बीजाणु पर्ण भी बोल सकते हैं, और इसको लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल बोलने का हमारा तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि इसके अंदर पुंकेसर या स्टेमन के अंदर हमारे क्या डेवलप होते हैं, क्या विकसित होते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु हमारे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जो पोलन ग्रेन बनाएंगे, परागकण बनाएंगे, जो आगे चलकर क्या बनाते हैं? मेल गैमीट्स बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु पर्ण भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो एक लघु बीजाणु पर्ण या एक पुंकेसर की संरचना हमने देखी है कि ये इसका तंतु होता है, ये वाला हिस्सा इसका परागकोश होता है। तो ज़्यादातर पौधों के अंदर हमें क्या है? परागकोश की 2 पालियां देखने को मिलती हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं लोब्स। ठीक है जी, ये एक पाली और ये दूसरी पाली। तो इनको हम लोग द्विपालित पुंकेसर भी बोल देते हैं। कुछ पौधों के अंदर जैसे कि मालवेसी, अगर हम लोग कुल की बात करते हैं तो मालवेसी कुल के अंदर हमें एक पाली वाली जो है पुंकेसर मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज है। अब हर एक जो पाली होती है, ठीक है जी, हर एक पाली के अंदर हमें क्या मिलते हैं? हमें उसके अंदर 2 चैम्बर मिलते हैं, कोष्ठ मिलते हैं, जिनको हम लोग परागपुट भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलन सैक, या इसको लघु बीजाणुधानी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक पाली के अंदर अगर हमें 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब जो द्विपालित हमारे पास में स्टेमन है, पुंकेसर है, तो उसके अंदर टोटल हमें कितनी लघु बीजाणी मिलती हैं? 4। ठीक है जी, तो अब अगर इसकी हम लोग आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसकी आंतरिक संरचना में हमें टोटल 4 स्तर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पहले हल्का सा बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि सबसे पहले ये बाहर वाली है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फिर चौथे नंबर पर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे? और कोशिकाएं आ जाएंगी। तो अगर हम लोग इसी को ही थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इस हिस्से को, तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर अंदर क्या है, तो वो ऐसा दिखेगा कुछ हमें। और इसमें सबसे बाहर वाली जो हमारी भित्ति या स्तर आता है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोल दिया जाएगा एपिडर्मिस, आपने नाम सुना होगा। ठीक है जी, ये एक सिंगल सेल की लेयर होती है, एक कोशिकीय स्तर होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या होगा? एक कोशिकीय स्तर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्तर आती है अंतस्थिशियम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोथीशियम। तो ये भी बिल्कुल इसके तरह एक ही कोशिका की स्तर होती है। उसके बाद में तीसरी स्तर हमारी आती है मध्य परतें। मध्य परतें जो है हमारी, ये नंबर में 1 से 3 हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर आपको रेड मार्कर से 2 बनाकर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो 1, 2 या 3 मैक्सिमम जो है हमें मध्य परतें मिल जाती हैं। तो ये एक कोशिकीय स्तर नहीं होगा, ये ध्यान में रख लेना। लास्ट और सबसे अंदरूनी हमारी जो आती है वो होता है पोषोतक, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेपिटम, और हिंदी में भी बहुत बार ऐसे ही आपको ज़्यादातर लिखा हुआ मिल जाएगा टेपिटम। पोषोतक फिर भी हिंदी मीडियम के बुक्स में भी बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी मेनली इसको टेपिटम लिख के ही जो है बताया गया होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्तर होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलती हैं? इसके अंदर हमें कुछ प्रोउबिशिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? प्रोउबिश बॉडीज, प्रोउबिशिकाएस, ये मिलती हैं।
और इनके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। इस प्रोटीन की जब इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है तो उसके बाद में प्रोउबिशिकाएं जो हैं ये उबिशिकाएं में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में रूपांतरित हो जाती हैं? उबिशिकाएं में रूपांतरित हो जाती हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। और ये किसको पोषण देंगी, किसको न्यूट्रिशन देंगी? तो इन चारों लेयर के बाद सबसे अंदर हमें मिलती हैं बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बेटा। तो क्या मिलती हैं? स्पोरोजीनस कोशिकाएं या बीजाणुजन कोशिकाएं मिलती हैं, जिनसे हमारे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे भाई। ठीक है, तो उनको पोषण जो है वो इसी स्तर से मिलता है, टेपिटम की स्तर से मिलता है। ठीक है, बाकी बाह्य त्वचा जो है ये सबसे बाहर वाली है, तो इसका काम इसका जो है वो प्रोटेक्शन का होगा। ठीक है, ये उसको बचाने का काम करेगी। अंतस्तिशियम जो लेयर है, ये लेयर जो है वो थोड़ी सी लचकीलापन पैदा करती है और इसी लेयर से ही जो है हमें क्या मिलता है? हम जब इसका परागकणों का स्थानांतरण देखते हैं, परागण होता है, तो ये लेयर के अंदर से क्या निकलती हैं? वहाँ पर छेद हो जाते हैं। ठीक है, मध्य स्तर जो है इसका वो 1 से 3 होती हैं, तो ये इसका एक मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है इसकी वो प्रोवाइड कराती हैं, मतलब इसकी जो है मजबूती को जो है कायम रखती हैं। पोषोतक टेपिटम इसकी क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। सबसे अंदरूनी वाली जो है वो क्या बनाती है? लघु बीजाणुओं का निर्माण करने में सहायता करती है। तो ये इसकी जो है हमारे पास में आंतरिक संरचना है। अब मेन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हमें ये भी समझना होगा, हालांकि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इनका प्रॉपर जो है कोई भी विकास का तरीका नहीं है ना, लेकिन वो आपको अभी नहीं तो आपको कल को फिर से दोबारा पढ़ के कंपटीशन के लिए या बीएससी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो खास करके मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि उनको जरूरी ये आगे का पार्ट वीडियो का जरूर देखना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो विकास है वो विकास हमारा कैसे चलता है। समझ में आया बेटा? हाँ जी, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका जो विकास है वो कैसे चलता है, ये चारों के चारों स्तर कैसे बनते हैं। होता क्या है, सपोज करिए कि एक जो पुष्प है जब अपनी वो कली की अवस्था में है, जब उसके अंदर क्या हुआ है? पुंकेसर पूरा का पूरा विकसित नहीं हुआ है, तो हम सपोज करते हैं कि इस पुंकेसर के अंदर, यहाँ पर मैंने सीधा सिंपल बनाकर दिखाया है। सबसे पहले क्या होता है कि इस पुंकेसर के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अधसत्वक कोशिकाएं। इंग्लिश में इनको बोला जाता है हाइपोडर्मल सेल्स। तो कुछ सेल्स, अधसत्वक सेल्स, इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव्य, तो कुछ सेल के अंदर कोशिका द्रव्य का संघनन हो जाता है। ठीक है, मतलब इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस हो जाएगा, संघना हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। तो उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाती हैं परपसु कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, किन कोशिकाओं के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं? परपसु कोशिकाएं, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्केस्पोरियल इनिशियल्स। ये परपसु कोशिकाएं, इनके अंदर क्या चलता है? इनके अंदर फिर सेल डिवीज़न चलती है, कोशिका विभाजन चलते हैं। और इनके अंदर जब कोशिका विभाजन चलता है तो ये 2 प्रकार की कोशिकाओं को क्या करती है? बनाती है, जिसमें सबसे पहले आती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब इसमें जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है वो आगे चलकर उस परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, और इस परागकोश की भित्ति आपको पता है 4 होती है। तो ये आगे जाकर उसके चारों के चारों स्तर, हमारी बाह्य त्वचा, अंतस्तिशियम, मध्य परतें और पशुतक, तो ये इन चारों को क्या करती है? जन्म देती है। ठीक है, कहाँ से बनती है? ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहाँ से बनी है? प्रपसु कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से। तो एक प्रकार की कोशिकाएं तो यहाँ बन जाती हैं,
दूसरे प्रकार की प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये आगे डिवीज़न करके, विभाजन करके बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और ये बीजाणुजन कोशिकाएं जब पूरी की पूरी परिपक्व हो जाती हैं तो ये आगे चलकर बनाएंगी हमारा लघु बीजाणु। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनके अंदर हमारे क्या बन जाएंगे, लघु बीजाणु बन जाएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं हमारे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यानी कि हमारे परागकण बेटा। ठीक है, क्या बनते हैं हमारे परागकण बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स। तो इनका विकास हो जाता है। ठीक है, अब एक परागकण वो कैसा दिखता है, उसकी क्या संरचना होती है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे।